सो हेलो एस्पिरेंट्स। ये जो मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये जो आज GS4 का जो क्वेश्चन पोस्ट किया गया था उसके रिस्पेक्ट में है। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी CSE 2018 के पेपर में आ चुका है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि स्टेट द थ्री बेसिक वैल्यूज यूनिवर्सल इन नेचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड ब्रिंग आउट देयर इंपॉर्टेंस। हिंदी में ये प्रश्न था कि सिविल सेवाओं के संदर्भ में सार्वरिक प्रकृति के तीन आधारिक मूल्यों का कथन कीजिए और उनके महत्व को उजागर कीजिए। तो देखिए, ये जो प्रश्न है ये जिस सिलेबस के अंतर्गत इंक्लूड होता है, एथिक्स के GS4 के जिस पर्टिकुलर सब टॉपिक के अंतर्गत ये चीज़ आती है वो है सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ इन सिविल सर्विसेज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके अंतर्गत ये चीज़ आती है। तो वैल्यूज़ इन सिविल सर्विसेज, तो ये जो मैं अभी जो शुरुआत के 4-5 मिनट आंसर को डिस्कस करने से पहले बात करूँगा वो उन फ्रेशर्स के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ है, ताकि वे इस चीज़ से समझ सकें कि किस तरीके से इस आंसर को अप्रोच करना है, और वह ये ना समझें कि जो वर्तमान समय में मेंटर्स हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें ये समझ में आएगा कि किस तरीके से इस टॉपिक को अप्रोच किया जाए। तो देखिए, जो वैल्यूज़ इन सिविल सर्विसेज है वो GS4 का एक सब टॉपिक है। और यदि आपको इसको पढ़ना है तो आप या तो जिस तरीके से मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि आप या तो इसे लेक्सिकॉन से पढ़ लीजिए या DK बालाजी की किताबें उनसे पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से यदि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपका ये चीज़ कवर हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें कुछ 7-8 वैल्यूज़ होती हैं जिसे समझना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यदि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो ये वैल्यूज़ UPSC एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपके अंतर्गत होनी चाहिए। जैसे कि इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, इसी तरीके से एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, या फिर नेशन सर्विस, या फिर परसीवरेंस, या फिर डिटर्मिनेशन, करेज। तो ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं जो कि इस बुक में समझाई गई हैं और एग्जाम्पल्स के साथ भी बताया गया है। तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, लेकिन एक सलाह मेरी ये मानिएगा कि जब आप पढ़ रहे हैं तो जो डेफिनेशन वहाँ दी गई है उस डेफिनेशन को मत रटिए। आप अपनी एक डेफिनेशन बनाइए कि आप इंटीग्रिटी या ऑनेस्टी से क्या समझते हैं, क्योंकि जब UPSC आपसे क्वेश्चन पूछता है तो UPSC कई बार ये चीज़ पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, यानी कि आप इस पर्टिकुलर वैल्यू से क्या समझते हैं। तो वो चाह रहा है कि आप अपनी परिभाषा बताएं, ना कि आप किसी जगह से रटी रटाई भाषा को दे दें। तो ज़रूरी है कि आप उससे पढ़ लें, इन दोनों ही किताब में से किसी भी एक किताब से पढ़ लें और अपने अनुसार एक परिभाषा बना लीजिए। और साथ ही अपने, यदि आप पर्सनल लाइफ के कोई एग्जांपल्स ले सकते हैं, एग्जांपल्स तो इसमें काफ़ी मिल जाएंगे आपको, लेकिन यदि आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े कोई एग्जांपल्स हैं तो उसे भी नोट डाउन करते रहिएगा। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए बाद में। तो चलिए, अब जो वर्तमान समय में जो आज एक प्रश्न पूछा गया था उसे डिस्कस करते हैं कि स्टेट द थ्री बेसिक वैल्यूज़ यूनिवर्सल इन नेचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड ब्रिंग आउट देयर इंपॉर्टेंस। तो जो ये प्रश्न है, ये यदि आप अभी वर्तमान समय में एकदम बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप सीधा सीधा 3 वैल्यूज़ लिख दीजिए, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी या एम्पैथी, उसे समझा दीजिए, इंपॉर्टेंस लिख दीजिए, और उसके पश्चात फिर आप यदि एग्जाम्पल देना तो दे दीजिए, नहीं तो बस एक कंक्लूडिंग रिमार्क करके एंड कर सकते हैं। तो देखिए, एक वो स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगेगी और ना ही ज़्यादा आपको एफिशिएंट मार्क्स दिला पाएगी। दूसरी स्ट्रैटेजी ये होती है, जो कि जिन बच्चों ने आज आंसर्स लिखे थे और मैं आंसर्स देख रहा था और काफ़ी अच्छे आंसर्स उन्होंने लिखे हैं, तो एक स्ट्रैटेजी आप उनकी आंसर्स पढ़ के वो अपना सकते हैं। देखिए, वो स्ट्रैटेजी ऐसी है कि आप सबसे पहले तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन दीजिए, 2 या 3 लाइनों का इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर सीधा बॉडी पर आ जाइए, जो कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि थ्री बेसिक वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, आप सीधा सीधा थ्री बेसिक वैल्यू समझा दीजिए। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ ही होगी वही आपको समझानी है, कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं आप। सारी की सारी वैल्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कोई भी वैल्यू समझा सकते हैं आप इस थ्री बेसिक वैल्यूज़ में, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज़ यूनिवर्सल इन नेचर ही है। इसके पश्चात जो एक सब क्वेश्चन है उसमें कि उसका इंपॉर्टेंस ही बताना है, ब्रिंग आउट देयर इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस समझाना है। और जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो होगी एक कंक्लूजन दे दीजिए। ठीक है, तो अब समझना है कि किस तरीके से हमें इसके अंतर्गत डायमेंशंस निकालने हैं। तो देखिए, जो इंट्रोडक्शन होगा वो तो आपको 2 या 3 लाइन में लिखना होगा। तो इंट्रोडक्शन किस तरीके से हो सकता है? इंट्रोडक्शन दो हो सकते हैं यहाँ पर। एक, आप सीधा सीधा वैल्यू की डेफिनेशन दे दीजिए
अब जो फ्रेशर्स होंगे वो ये सोच रहे हैं कि वैल्यू की डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी। देखिए वैल्यू की डेफिनेशन जब आप एथिक्स पढ़ते रहेंगे तो आपको इन दोनों ही किताबों में से कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। डेफिनेशन वहाँ से पढ़ लीजिएगा और हो सके तो अपनी एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करके वो यहाँ लिखिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वैल्यू, वो लिख लीजिए। अगर ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है तो एक इंट्रोडक्शन होता है कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन का जो सार है, यानी कि जो पूरे क्वेश्चन के अंतर्गत जो वो अर्थ पूछना चाह रहा है उसे आप केवल 2 लाइन के अंतर्गत समराइज करके लिख दीजिए। तो ये चीज़ हो सकती है कि लाइक वैल्यूज़ इन सिविल सर्विसेज, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों वैल्यूज़ होनी चाहिए सिविल सर्विसेज के अंतर्गत। एक सिविल सर्वेंट यदि है या ये एक एडमिनिस्ट्रेटर है तो क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसके अंतर्गत वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो आप 2 या 3 लाइन में बता दीजिए कि यदि एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत वैल्यूज़ होगी तभी हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वो एथिकल पाथ पर चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एथिकल होगा, एथिकल मोरालिटी आएगी या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आएगी, या सेल्फ सर्विंग बायसनेस जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहेगा। देखिए जब आप इस टाइप की टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव एग्जामिनर पे पड़ता है कि आपने एथिक्स ठीक ठाक तरीके से पढ़ा हुआ है। दूसरा चीज़ हो जाता है कि क्या 3 बेसिक वैल्यूज़ है। देखिए 3 बेसिक वैल्यूज़ तो कोई भी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए आप, है ना। आपने कोई भी वैल्यू ले ली, जैसे इंटीग्रिटी ले ली, ऑनेस्टी ले ली, सिंपैथी, कंपैशन, कुछ भी ले लिया, 3 वैल्यूज़ आपने लिख दी। अब वैल्यूज़ को 2 लाइन में समझाइए ज़रूर स्टार्टिंग में कि क्या उसका मीनिंग है। ये आपको सब में ही करना है, ठीक है। 2 लाइन में समझा दीजिए। उसके बाद एक सब हेडिंग दीजिए इम्पोर्टेंस। देखिए कुछ बच्चों ने क्या किया है कि उन्होंने इंपॉर्टेंस अलग से लिखा है वैल्यू समझाकर, वो भी ठीक है, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक आप ये काम कर सकते हैं कि आप सीधा जब वो वैल्यू समझा रहे हैं उसी के नीचे आप समझा दीजिए कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है सिविल सर्विसेज में। ये ज़रूर है कि यहाँ पर आपको लिंकेज करना है कि उसका इंपॉर्टेंस सिविल सर्विसेज में क्या है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने केवल इंपॉर्टेंस रख दी, इंपॉर्टेंस लिख दिया। इंपॉर्टेंस लिखना है तो फिर तो वो ऐसा हो जाएगा कि वो वैल्यू की पब्लिक लाइफ भी चलिए सिविल सर्विसेज वाली लाइफ ही हो गई, या एक आम व्यक्ति के जीवन में क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है उसका मतलब फिर वैसा भी हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज़ जोड़नी है कि हाउ दिस वैल्यू इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। तो वो लिंकेज ज़रूर रखिएगा अपने आंसर के अंतर्गत, वो दिखना चाहिए। उसके पश्चात आप एक या 2 लाइन का एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पर आप शो करेंगे कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर वैल्यू सिविल सर्विसेज में इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए कंक्लूजन जो आएगा उसके पश्चात, कंक्लूजन के जस्ट पहले एक अन्य डायमेंशन भी आप ऐड कर सकते हैं जो कि अक्सर बच्चे भूल जाएंगे जब वो फाइनली मेंस लिखने जाएंगे। और मेंस का जो प्रेशर होता है स्पेशली GS4 का, क्योंकि GS4 पेपर काफ़ी लेंदी होता है और इसे कंप्लीट करना ही अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। तो ऐसे में क्या कई बच्चे क्या करते हैं, वो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। वो जो क्वेश्चन दे दिया बस उन्होंने, अच्छा 3 बेसिक वैल्यूज़ पढ़ ली तो 3 बेसिक वैल्यूज़ फटाफट लिख कर एग्जाम्पल लिख के ख़त्म कर देते हैं आंसर। तो यहाँ पर आप एक एज ऐसे ले सकते हैं कि आप कंक्लूजन के पहले क्या कीजिए कि एक काउंटर आर्ग्यूमेंट यहाँ पर दिखाइए। वो काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या क्या हो सकता है कि क्या होगा जब ऐसी वैल्यूज़ सिविल सर्विसेज के अंतर्गत या सिविल सर्वेंट्स के अंतर्गत नहीं होगी। जब ऐसी वैल्यू सिविल सर्वेंट्स के अंतर्गत नहीं होगी तब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रॉब्लम्स आएगी, वो 1 या 2 लाइन में आप बता सकते हैं। और साथ ही एक एग्जांपल दे दीजिए यहाँ पर, जैसे कोई करप्शन हुआ होगा आप वहाँ यहाँ पर वो एग्जांपल लिख सकते हैं। और ये 2 लाइन में हो गया। और इसके पश्चात जो आपका कंक्लूजन होगा वो कंक्लूजन किस तरीके से हो सकता है। देखिए कंक्लूजन भी 2 तरीके से यहाँ पर हो सकता है। पहला कंक्लूजन हो सकता है कि आप ये बता दीजिए कि इस प्रकार के जो वैल्यूज़ हैं, केवल यही वैल्यूज़ नहीं, कुछ और भी अन्य वैल्यूज़ हैं जो यूनिवर्सल है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आपने जैसे यहाँ पर 3 वैल्यूज़ लिख दी, जैसे आपने लिख दिया करेज लिख दिया, साथ ही आपने ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी लिख दिया। तो अब आप एम्पैथी, कंपैशन, सिंपैथी ये सब यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपको पता है कि ये सारी वैल्यूज़ भी है। एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि ठीक है चलिए इसको सारी वैल्यूज़ पता है। एक कंक्लूडिंग रिमार्क यहाँ पर ये होता है। दूसरा कंक्लूजन होता है कि आप ये बता दीजिए कि ये जो वैल्यूज़ हैं उसे सिविल सर्वेंट्स में कैसे इम्बाइब किया जाए या कैसे इनकलकेट किया जाए। तो बेहतर ट्रेनिंग देकर किया जा सकता है। यूपीएससी वर्तमान समय में GS4 पेपर ले रही है ताकि एस्पिरेंट्स में ये वैल्यू डेवलप हो। तो आप ऐसे बता सकते हैं इसके अंतर्गत। तीसरा एक अन्य कंक्लूजन हो सकता है कि आप ये बताइए कि जब ये वैल्यूज़ सिविल सर्वेंट्स में होगी, ये वैल्यू सिविल सर्वेंट्स के अंतर्गत होगी, तो कौन सी एथिकल थ्योरी
इम्प्लीमेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। एथिकल थ्योरी यानी कि जैसे कांट हो गया या बेंथम हो गए या गांधी जी की एथिकल थ्योरी हो गई, एथिकल मीन्स एंड एथिकल एंड्स। तो ऐसी थ्योरीज के साथ आप एंड करने की कोशिश कीजिए, तो आपका आंसर में एक हॉलिस्टिक अप्रोच आएगा। आपने एथिकल थ्योरी भी लगा दी, आपने कई सारे टर्म्स भी ले लिए, एथिकल टर्म्स भी ले लिए, उसके पश्चात आपने कई सारे एग्जाम्पल्स भी दे दिए, तो और साथ ही साथ आपका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आ गया। तो ये एक आपके आंसर को एक हॉलिस्टिक अप्रोच देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच किया जाए। यदि कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर रेज कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको ठीक से समझ में आई होगी। थैंक यू।